आप केवल फोकस करे जा रहे हो कि डॉक्टर बन के ये करना है, डॉक्टर बन के ये करना है, डॉक्टर, उसको अल्टरनेट भी दो। वहाँ पे 15 लाख में पूरे 5 साल का MBBS कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया। लेकिन जो वहाँ काम करते हैं NTA में, उनमें कुछ तो प्रॉब्लम है। बट कोचिंग, एक प्रेशर के वजह से लोग कोचिंग में जा रहे हैं। 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज इतने बड़े देश में। यही वजह है कि सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन मोड में हो, 2 स्टेप में हो। एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी विल साइडलाइन इक्विटी। मैंने अपने बेटे को हमेशा एक डॉक्टर की तरह देखा। बेटे को मैंने सिर्फ बेटे की तरह कभी देखा ही नहीं। अगर मैं उसको बेटे की तरह देख समझ पाया होता तो शायद वो परीक्षा की मौत नहीं मरता। और इसी अफसोस के साथ सेल्वेस्कर ने भी आत्महत्या कर ली थी। सेल्वेस्कर जगदीश्वरन के पिता थे। दोनों चेन्नई के क्रोमपेट इलाके में रहते थे। टीचर और दोस्तों की नज़र में 19 साल के जगदीश्वरन अपने स्कूल के सबसे मेधावी छात्रों में शुमार थे। सबका यही मानना था कि जगदीश्वरन चुटकियों में नीट यूजी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन लगातार 2 बार नीट यूजी की रैंकिंग में पिछड़ने की वजह से जगदीश्वरन को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिला और उनके फोटोग्राफर पिता सेल्वेस्कर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों की फीस चुकाने में असमर्थ थे। पिता सेल्वेस्कर की टूटती उम्मीदों के अफसोस में जगदीश्वरन ने आत्महत्या कर ली और बेटे की आत्महत्या की आत्मग्लानि में सेल्वेस्कर ने भी सुसाइड कर लिया। क्योंकि सेल्वेस्कर अपने बेटे जगदीश्वरन की आत्महत्या का जिम्मेदार जितना नीट को मानते थे, उतना ही खुद को। इसलिए आत्महत्या से पहले उन्होंने कहा था, मैंने अपने बेटे को हमेशा एक डॉक्टर की तरह देखा। बेटे को मैंने सिर्फ बेटे की तरह कभी देखा ही नहीं। ये कहानी है जगदीश्वरन और उनके पिता की, लेकिन ये पहली और आखिरी कहानी नहीं है। सिर्फ नाम, जगह और किरदार बदलते जाते हैं और अलग अलग किरदारों के साथ परीक्षा की मौत मर रहे बच्चों की ये कहानियां चलती चली जाती हैं। कभी जगदीश्वरन तो कभी अनीता की शक्ल में। जगदीश्वरन की तरह ही एस अनीता तमिलनाडु के अरियालूर जिले के एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल दलित समुदाय की तमिल लड़की अनीता ने साल 2017 में 12वीं की राज्य बोर्ड परीक्षा में 1200 में से कुल 1176 नंबर हासिल किए और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में अनीता को 200 में से 199.76 नंबर प्राप्त हुए थे, जिसके बाद अनीता को प्रतिष्ठित मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सीट भी मिल गई थी। लेकिन उनका सपना डॉक्टर बनकर अपने वंचित समुदाय, गांव और समाज के लोगों की सेवा करने का था। इसलिए अनीता ने इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं लिया, क्योंकि तब 1 साल पहले तक तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन 12वीं के नंबरों के आधार पर मिलता था और अगर 2017 में भी यही नियम जारी रहता तो अनीता को MBBS में आसानी से दाखिला मिल जाता। लेकिन 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने MBBS में दाखिले के लिए राज्य सरकार को नीट के तहत एग्जाम और काउंसलिंग करने का आदेश दिया। ऐसे में चौंकाने वाली बात यह है कि 12वीं में राज्य की टॉपर और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में लगभग 99% नंबर लाने वाली अनीता को नीट एग्जाम में 720 में से केवल 86 अंक ही मिले। हालांकि नीट एग्जाम से पहले ही अनीता ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनकी पढ़ाई तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से हुई है और स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करने वाले तमाम छात्रों की तरह उन्हें भी नीट का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। अनीता का कहना था कि चूंकि नीट CBSE पैटर्न पर आधारित है, इसलिए राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले उनके जैसे तमाम स्टूडेंट्स को कोचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो एक मजदूर की बेटी हैं और कोचिंग क्लास पर पैसे खर्च करने में असमर्थ हैं। इन्हीं तथ्यों को लेकर अनीता ने नीट यूजी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर MBBS में नीट एग्जाम के जरिए दाखिला होगा तो गरीब और ग्रामीण इलाकों के छात्र
शहरी छात्रों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अनीता की याचिका खारिज हो गई। अफसोस कि हताशा में अनीता ने आत्महत्या कर ली थी। अनीता की आत्महत्या के बाद तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया था और नीट के खिलाफ अपनी लड़ाई हारने की निराशा में दुनिया को अलविदा कहने वाली अनीता देश में नीट एंट्रेंस एग्जाम के विरोध का एक प्रतीक चेहरा बन गई। There is some amount of injustice in how a uniform examination is being conducted for a very diverse country like India. For example, in Tamil Nadu, before 5 years when the NEET was not there, 98% of the students were from one Tamil medium to they were from government schools. NEET is only based on a meritocracy. Absolute meritocracy will sideline equity in a society like India, where there are several strata, both in economical background as well as in social background. So this is not being captured. और इसी के बाद से तमिलनाडु में नीट को लेकर जो विरोध शुरू हुआ, आगे चलकर वो देश भर में फैल गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। तमाम विवाद, हंगामा, केस, मुकदमे, धरना प्रदर्शन, जिला बहस के बाद काफी देर से ही सही, लेकिन एमबीबीएस में दाखिले के लिए अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इसके पहले 4 जून 2024 को जब नीट यूजी का रिजल्ट आया था, तभी से नीट एग्जाम में हुई धांधली और अनियमितता को लेकर देश भर में भूचाल आ गया था और नीट एग्जाम की प्रक्रिया को लेकर एक देशव्यापी बहस शुरू हो गई थी। मुद्दा था पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, तथा कथित टॉपर्स, ग्रेस मार्क्स, एनटीए का फेलियर और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स वगैरह। दरअसल 4 जून 2024 को जैसे ही नीट यूजी का रिजल्ट आया, उसी के बाद से सबसे पहले रिकॉर्ड 67 टॉपर्स की लिस्ट देखकर लोग हैरत में पड़ गए थे। सवाल ये था कि आखिर एक साथ थोक के भाव में इतने टॉपर्स कैसे हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब अभी मिला भी नहीं था कि पटना से पेपर लीक की खबर सामने आई, जिसके बाद पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद लगातार एक के बाद एक देश भर से नीट एग्जाम में फैले भ्रष्टाचार की अनगिनत कहानियां सामने आने लगीं। ऐसी ही एक हैरान करने वाली कहानी आई गुजरात के एक रसूखदार डॉक्टर की बेटी की, जो नीट यूजी परीक्षा की टॉपर थी। उसने नीट एग्जाम में 720 में से 705 नंबर हासिल किए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नीट में टॉप करने वाली वही छात्रा न सिर्फ 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल हो गई, बल्कि दोबारा से 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी फेल हो गई, और दोनों बार फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही पेपर में। नतीजा ये हुआ कि नीट टॉपर होने के बावजूद वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाई। सवाल ये कि आखिर नीट में वो कैसे टॉप कर गई थी, ये कैसे संभव हुआ था। नीट में फैले भ्रष्टाचार को लेकर ऐसे ही अनगिनत सवाल और समस्याओं को सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट और तमाम एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से नीट काउंसलिंग के प्रोसेस में काफी देरी भी हुई। बहरहाल अब दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नीट यूजी एग्जाम को लेकर पीछे जो कुछ भी हुआ, उस समूचे घटनाक्रम में एनटीए और नीट के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि भारत में एमबीबीएस की सीटें हैं महज लगभग 1,09,000 और उम्मीदवार तकरीबन 24 लाख। आखिर नीट यूजी एग्जाम में इतनी बेहिसाब भीड़ क्यों? चौंकाने वाली बात ये कि न्यूनतम लगभग 19,000 से लेकर अधिकतम लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक देश में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस की फीस में इतना बड़ा फर्क क्यों? और जब एमबीबीएस कोर्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, तो सरकार क्यों नहीं बढ़ा पा रही डिमांड के हिसाब से मेडिकल कॉलेजों की सीटें? सवाल ये भी है कि नीट यूजी एग्जाम क्यों बन गया है देश का सबसे बड़ा कॉमर्शियल एग्जाम? नीट यूजी में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसमें पेपर लीक, प्रॉक्सी कैंडिडेट, सॉल्वर गैंग जैसे संगठित गिरोहों की इतने बड़े पैमाने पर एंट्री हुई?
एक अहम मुद्दा यह भी है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने में एनटीए क्यों हुआ फेल? क्या है एनटीए की कमजोर कड़ी? और नीट यूजी की पढ़ाई करने वाले तमाम स्टूडेंट्स किस दबाव में करते हैं सुसाइड? एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीट यूजी परीक्षार्थियों की योग्यता मापने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लाखों छात्र अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो भी सीटें कम होने की वजह से सबको दाखिला नहीं मिल पाता है। और इस हताशा में कई बच्चे अपनी जिंदगी की आंसर शीट पर सॉरी पापा, सॉरी मम्मा लिखकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। मिसाल के तौर पर इस शो के शुरुआत में हमने अनीता और जगदीश्वरन की कहानी सुनाई। अनीता और जगदीश्वरन की तरह ही देश में नीट परीक्षा की मौत मरते बच्चों की फेहरिस्त न सिर्फ बेहद लंबी है बल्कि हर साल बढ़ती ही जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से अब तक बेस्ट परफॉर्म करने की चुनौती, परिवार की उम्मीदें और परीक्षा के दबाव में जान गंवाते बच्चों की संख्या में तकरीबन 70% का इजाफा हुआ है। देश में हर साल लगभग 12,000 छात्र अपनी जान खुद ले लेते हैं। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलने के बाद भी ट्रेनिंग और पढ़ाई के दबाव में तालमेल नहीं बैठा पाने की वजह से पिछले 5 सालों में एक तरफ जहां 1200 से अधिक मेडिकल छात्रों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ 122 से अधिक छात्रों ने सुसाइड कर लिया। अफसोस कि इनमें तमाम ऐसे छात्र भी होंगे जो भविष्य में डॉक्टर बन सकते थे। ये वो लोग थे जो अगर खुद की जान नहीं गंवाते तो शायद कईयों की जान बचा सकते थे। इसीलिए देश में जब भी कोई जगदीश्वरन या अनीता समाज, परिवार, सिस्टम या परीक्षा की मौत मरते हैं तो ऐसी तमाम आत्महत्याओं की कीमत देश के किसी दूर दराज के पिछड़े इलाकों की सुनीता और कैलाश महतो जैसे आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को भी चुकानी पड़ती है। पिछले 2 साल से श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में डायलिसिस पर सांसें गिनने वाली सुनीता के जिस्म में अब एक भी किडनी नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई सुनीता की दोनों किडनी एक झोला छाप डॉक्टर ने निकाल ली। सुनीता की फेहरिस्त में ही शामिल हैं कैलाश महतो। झोला छाप डॉक्टर ने हर्निया का ऑपरेशन करते हुए कैलाश महतो का अंडकोश ही काटकर अलग कर दिया, जिसके बाद से कैलाश महतो भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और ताजा मामला बिहार के सारण जिले से है। आरोप है कि एक झोला छाप डॉक्टर अजीत कुमार पुरी ने YouTube वीडियो देखकर 15 साल के गोलू कुमार का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन कर डाला, जिससे मरीज की मौत हो गई। सुनीता, कैलाश महतो या गोलू कुमार के साथ हुई ये दुर्घटनाएं कोई अपवाद नहीं है। तकरीबन 145 करोड़ की आबादी वाले देश में हर साल लाखों की तादाद में गरीब गुरबा आम लोग ऐसी त्रासदी का शिकार होते हैं। अब यहां यह कहना तो आसान है कि ये लोग झोला छाप डॉक्टर्स के पास जाते क्यों हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये लोग अगर नीम हकीमों के पास नहीं जाएं तो फिर कहां जाएं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आबादी के लिहाज से भारत में एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या बेहद कम है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर मसला ये है कि देश में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स उपलब्ध हैं उनमें से भी लगभग 60% डॉक्टर सिर्फ महानगरों और भारत के शहरी इलाकों में हैं, जबकि हमारे देश की तकरीबन 2/3 आबादी गांवों में रहती है। इसलिए देश के ग्रामीण इलाकों में आबादी और डॉक्टरों की उपलब्धता का जो अनुपात है वो और भी ज्यादा असंतुलित है। But the issue is that this is unequally distributed. The southern states and also the west, there are more medical colleges and more doctors. In states like Kerala and Tamil Nadu, it's less than 1:500. इसके साथ ही भारत में उपलब्ध कुल एलोपैथी डॉक्टरों में से लगभग 70% डॉक्टर निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से देश भर के तमाम सरकारी अस्पताल डॉक्टरों की किल्लत झेल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक ताज़ा रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आने वाले जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही
देश भर में जो आयुष्मान आरोग्य सेंटर्स हैं, इन सब की संख्या लगभग 2 लाख है। इनमें से 80% स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर्स की भारी कमी और बुनियादी सुविधाएं न होने की वजह से बदहाल हैं। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के 71% पद रिक्त हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 44%, महाराष्ट्र में 37%, तो उत्तर प्रदेश में 36% पद खाली हैं। कमोबेश यही हाल देश के अन्य राज्यों में भी है। वजह यह है, सरकार को जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही एक वजह यह भी है कि योग्य आधुनिक एलोपैथी डॉक्टर निजी क्षेत्र में ज्यादा और सरकार के साथ काम करने में कम रुचि लेते हैं। सेम काम के अगर प्राइवेट संस्थान ज़्यादा पैसे देंगे, ज़्यादा सुविधाओं के साथ देंगे, तो आदमी वहाँ मूव करेगा। कोई भी, मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैरामेडिकल स्टाफ की भी बातें कर रहा हूँ। और यही वजह है कि 2018 में समाज के अंतिम पंक्ति के जिन 40% लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत जैसी जिस शानदार योजना की शुरुआत की गई थी, उसका भी समुचित लाभ हाशिए पर खड़े जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत जैसी योजना में कम दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका खुलासा भी कैग की हालिया रिपोर्ट में हुआ है। और इन सारी परिस्थितियों का सीधा फायदा झोला छाप डॉक्टरों को मिलता है। लिहाजा भारत में तकरीबन 70% ग्रामीण और 50% शहरी चिकित्सा व्यवस्था पर झोला छाप डॉक्टरों का कब्जा है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि देश में आबादी के अनुपात में आधुनिक चिकित्सक और विशेषज्ञों की कमी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के अनुसार जून 2022 तक देश में कुल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 13,08,009 है। लेकिन विदेश जाने, पेशा छोड़ने, मृत्यु होने या टीचिंग फैकल्टी ज्वाइन करने जैसी कई अन्य वजहों से देश में कुल सक्रिय एलोपैथी डॉक्टरों की तादाद सिर्फ लगभग 10.5 लाख होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में भारत की अनुमानित आबादी लगभग 146 करोड़ आंकी गई है। इस हिसाब से लगभग 1500 लोगों पर एक एलोपैथी डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि WHO ने जो गोल्डन फिनिशिंग लाइन निर्धारित की है, उस मानक के मुताबिक देश में प्रति 1000 की आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर की उपलब्धता अनिवार्य मानी गई है। इसी सवाल का जवाब देते हुए 9 फरवरी 2024 को पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में आबादी और जनसंख्या अनुपात पर कहा था कि WHO ने प्रति 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर का मानक निर्धारित किया है, जबकि देश में प्रति 834 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जो कि WHO के मानक से भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया का ये बयान स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मंडाविया ने अपने आंकड़ों में एलोपैथिक डॉक्टरों के साथ साथ लगभग 5.5 लाख आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी शुमार किया था, जबकि WHO अपने मानक में सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स को ही मान्यता देता है। तो WHO ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो जब भी कहते हैं तभी एलोपैथिक ही रहते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ये भारतवर्ष में है, बाहर इतने नहीं है उधर। तो WHO जब भी बोलती है कि 1000 के पीछे एक डॉक्टर चाहिए, वो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक डॉक्टर ही गिने जाते हैं। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और WHO का मानक यानी कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर की उपलब्धता के लक्ष्य को हासिल करने में अभी वक्त लगेगा। दरअसल आजादी के बाद से बेशुमार बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना चाहिए था, उस रफ्तार से हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि हेल्थ सेक्टर का विस्तार और आबादी के संतुलन का अनुपात साल दर साल बिगड़ता चला गया। हालांकि देर से ही सही, लेकिन इस दिशा में अब तेज गति से काम शुरू हुआ है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे। 2014 में सिर्फ 40,000 सीट्स थी MBBS की,
जो कि अब 1,10,000 बढ़ गई हैं। पीआईबी के 2023 के प्रेस नोट के मुताबिक वर्तमान में भारत में कुल 706 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या अब लगभग 1,09,000 है। इसके अलावा 27,868 बीडीएस और 52,720 आयुष सीटों के साथ ही 603 बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री की सीटें हैं। खास बात यह कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज भी अब भारत में ही हैं। रही बात रूस, यूक्रेन, चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों से एमबीबीएस पढ़ने वाले छात्रों की, तो हर साल उनकी संख्या लगभग 20,000 होती है और भारत में प्रैक्टिस करने के लिए मान्य होने के लिए उन्हें FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करना पड़ता है। लेकिन इस परीक्षा में सिर्फ 5 से 7% छात्र ही सफल हो पाते हैं। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते। जो बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे यूक्रेन, चाइना, रशिया में, उनका स्टैंडर्ड अभी क्योंकि एनएमसी के स्टैंडर्ड और एमसीए उसको मॉनिटर नहीं करता और ज़्यादातर उनके जो फीडबैक मिलते हैं, एक साल तो उनको लैंग्वेज का इशू रहता है, उनको उसमें पढ़ना पड़ता है और उनको जो क्लिनिकल स्किल्स हैं और जो पढ़ाई का तरीका हमारे यहाँ के तरीके से बिल्कुल अलग है, तो वो कोप अप नहीं कर पाते। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी एक बर्डन है कि इससे पैसा लिया है, इसको पास करना है। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत बच्चे थे, यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उनको पास करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है, और जो फॉरेन से आ रहे हैं उनको यहाँ पे प्रूव करना है कि हम पढ़ के आए हैं। तो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं वो कई मामलों में ज़्यादा लेबोरियस होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाना क्या संभव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की 5.5 साल की पढ़ाई के लिए सरकार को हर छात्र पर करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, जबकि वर्तमान में हेल्थ सेक्टर पर भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ लगभग 1.2 से 1.5% ही खर्च करता है। इसीलिए भारत हेल्थ सेक्टर में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में शुमार है। इसके अलावा एक कठिनाई ये भी है कि देश में मेडिकल कॉलेजों के लिए टीचिंग फैकल्टी की भी भारी कमी। डॉक्टर को पढ़ाने के लिए एक डॉक्टर ही चाहिए, और पढ़ाने वाली फील्ड में एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं। कहाँ से लाओगे प्रोफेसर? जो प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं उसकी कमी है फैकल्टी की देश में। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब इतने मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, तो ये जब इनके पीजीज पोस्ट ग्रेजुएट्स जब इसमें आएंगे फैकल्टी बन के, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ेंगी। एनएमसी के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद उन कॉलेजों की है जिनकी फैकल्टी सिर्फ कागजों पर चलती है और इन संस्थानों में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 50% से भी कम रही है। मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। अभी गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमारे पास फैकल्टी है, हमारे पेपर पहुँचा दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, वहाँ से अप्रूव हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ कौन पढ़ा रहा है, मैं तो XYZ इधर हूँ। जब भी कोई वहाँ एग्जामिनेशन करने के लिए आएगा तो सारी चीज़ें सेट होती हैं। क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग में बढ़ा सकते हैं, वैसे डॉक्टरी में सीट्स ऐसे नहीं बढ़ती है। एक मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा होते हैं। उसमें कॉलेज रहना चाहिए, टीचर्स रहना चाहिए सिखाने के लिए, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, पेशेंट्स के हिसाब से वो सीट्स दिए जाते हैं। ऐसे में एक तरफ जहां बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल कॉलेज खोलना सरकार के लिए भी एक चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की कमी और कोविड के बाद से बेहद तेजी से बढ़ रही स्वास्थ्य बाजार की मांग को देखते हुए देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग हर साल एमबीबीएस में दाखिले के लिए संघर्ष कर रहा है। वजह यह है कि भारत में डॉक्टरी का पेशा पुराने समय से ही सिर्फ पेशा नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए सेवा भाव, तो वहीं ज्यादातर लोगों के लिए पैसा और सोशल स्टेटस का हिस्सा बना हुआ है। ये प्रोफेशन हमें ऑलमोस्ट भगवान के बाद बहुत एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन रहा है। कोविड आने के बाद जो रिस्पेक्टेबिलिटी जो डॉक्टर की है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वो भी एक रीज़न है कि अब हर एक फैमिली में
हर फैमिली चाहता है कि एक बच्चा हमारा डॉक्टर बने। चौथा ये है कि एक इंजीनियरिंग वाला जो है आजकल उसमें थोड़ा सा गिरावट आया जॉब मार्केट में, तो काफ़ी लोग जो इंजीनियरिंग साइड से वो डॉक्टर लाइन में आना चाहते हैं। देश में एमबीबीएस के लिए मची होड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम रिकॉर्ड 23,81,833 उम्मीदवारों के साथ हुआ। संख्या की दृष्टि से ये भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शुमार हो चुका है। जबकि साल 2024 में एमबीबीएस की कुल सीटें सिर्फ लगभग 1,09,000 थीं और इनमें भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटें लगभग 56,000 और बाकी की 53,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की हैं। परेशान करने वाली बात यह कि सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अनुमानित तौर पर जहां न्यूनतम सालाना फीस लगभग 16,000 रुपए से शुरू होकर अधिकतम लगभग 55,000 रुपए सालाना तक है, तो वहीं प्राइवेट कॉलेजों की न्यूनतम सालाना फीस लगभग 15 लाख से शुरू होकर अधिकतम 40 से 45 लाख सालाना और कुछ मामलों में तो इससे भी ज्यादा है। चूंकि निजी संस्थानों में मैनेजमेंट कोटे का प्रावधान है और दाखिले के लिए कॉलेज अपनी शर्तें खुद तय करते हैं, इसलिए वहां ज्यादातर सीटों पर पैसे वाले लोगों के बच्चे काबिज हो जाते हैं और दाखिले में पारदर्शिता न होने के चलते कई मामलों में योग्य लेकिन आर्थिक रूप से गरीब छात्रों को दाखिले से वंचित होना पड़ता है। हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी डायरेक्शंस दिए थे कि 50% जो फीस हैं दैट विल बी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स होने चाहिए। तो ये एडवाइजरी गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी कोर्ट के लिटिगेशन में है। फीस के दो पार्ट हैं। फीस सरकार तय करती है, जो सरकार तय करेगी उतनी फीस तो आप उनको वाइट में दोगे, बाकी सब ब्लैक में मांगते हैं वो लोग। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों के फीस में ये जो जमीन आसमान का फर्क है, यही वो केंद्र बिंदु है जहां से सारे फसाद और अनियमितता की शुरुआत होती है और फिर इसका अंत होता है स्टूडेंट्स सुसाइड, पेपर लीक, सेंटर पर सेटिंग, सॉल्वर गैंग की एंट्री और तमाम अन्य भ्रष्टाचार की उन घटनाओं के साथ जिनका खुलासा पिछले कुछ महीनों में हुआ है। तो अल्टीमेटली सप्लाई एंड डिमांड का मामला है जी। जब भी डिमांड ज़्यादा होती है तभी गलत काम भी उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो आज भी 25 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए बैठते हैं, मगर सीट्स है 1,09,000। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस, वो प्राइवेट कंसर्न अपना खुद का पैसा डालते हैं उसमें और जैसे बिजनेस चलाते हैं वैसे उस टाइप के बिजनेस चलाती है और वो प्रॉफिट मार्जिन भी देखती है। दरअसल एमबीबीएस और सरकारी कॉलेज में दाखिले की सारी प्रक्रिया रैंकिंग पर आधारित है। नीट परीक्षा में 2 से 4 नंबर भी कम या ज्यादा आने की स्थिति में रैंकिंग में हजारों का परिवर्तन हो सकता है। रैंकिंग में टॉप पहले 55,000 छात्रों को आरक्षण के नियमानुसार सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिल जाता है, लेकिन इसके बाद के 52,000 छात्रों को प्राइवेट कॉलेजों का रुख करना पड़ता है। और इन प्राइवेट कॉलेजों में करोड़ों की फीस भरना बहुतों के सामर्थ्य से बाहर की बात हो जाती है। इसीलिए हर साल एक बड़ी तादाद उन छात्रों की भी होती है जो फीस की वजह से दाखिला ही नहीं ले पाते। माना जाता है कि रैंकिंग लाने में कोचिंग क्लासेस सहायक हैं। एक अनुमान के मुताबिक मेडिकल एग्जाम देने वाले लगभग 95% उम्मीदवार कोचिंग ज्वाइन करते हैं और यहीं से शुरू होता है अरबों रुपए की सालाना टर्नओवर वाली मेडिकल कोचिंग का कारोबार। अच्छी रैंकिंग के साथ सरकारी कॉलेज से एमबीबीएस का सपना बेचने वाली इन संस्थाओं के मोहपाश में खिंचे चले आते हैं लाखों की तादाद में छात्र। इन छात्रों में वो बच्चे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती। People who are marginalized, who are below poverty, socially backward, and NEET is unable to capture the aspirations of such people. But they don't have an access to this coaching industry, which is expensive. And to crack a NEET now is almost that the coaching industry is a must. मगर बच्चे को डॉक्टर बनाने के मोहपाश में फंसे उनके परिजन कई मामलों में जमीन बेचकर
या कर्ज लेकर हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तमाम छात्र इस मशीनी पढ़ाई की दौड़ में पिछड़ने लगते हैं। ऐसे छात्रों पर कोचिंग संस्थानों का दबाव बढ़ता जाता है, तो वहीं पढ़ाई के लिए कर्ज में दबे परिवार की अनकही उम्मीदों को टूटते हुए देखकर ज्यादातर छात्र खुद ही तनाव, पीड़ा, रिग्रेट जैसे भाव लिए अवसादग्रस्त हो जाते हैं और कई बार इसका अंत आत्महत्या तक पहुंच जाता है। क्या है ना, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं। ऑब्वियस है, आपको कहीं बाहर भेजे हैं तो, और वो बाहर भेजे हैं तो उनके साथ फैमिली मेम्बर्स को ही पता है, वो लोग पूछते रहते हैं क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उनसे और दबाव बढ़ता है। जैसे कि मेरे मामा है, नाना है, पूछते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, कुछ भी, और डर लगता है। नहीं। दूसरी तरफ बेशुमार भीड़, जबरदस्त कंपटीशन और एमबीबीएस में दाखिले की मारामारी के बीच डॉक्टर बनने की टूटती उम्मीदों में सेंधमारी करते हैं माफिया गिरोह। ये गिरोह लाखों की रकम लेकर सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलाने का शॉर्टकट फॉर्मूला बेचते हैं और कई मामलों में पैसे वाले लोग हर साल इनके चंगुल में फंस जाते हैं। इसके पीछे का गणित ये होता है कि 40 से 50 लाख माफिया पर खर्च करके एक तरफ जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की गारंटी मिल रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की करोड़ों की फीस से छुटकारा। और इसी वजह से शुरू होता है पेपर लीक, प्रॉक्सी कैंडिडेट और सॉल्वर गैंग का खेल। और इसी भ्रष्टाचार को रोकने में न सिर्फ एनटीए का सिस्टम फेल हो गया, बल्कि पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और रिकॉर्ड 67 टॉपर्स के मुद्दे ने खुद एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसलिए यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि एनटीए क्यों हुआ फेल और क्या है एनटीए की कमजोर कड़ी। दरअसल एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो जेईई, नीट यूजी, नेट, सीएमएटी और जीपीएटी सहित इंजीनियरिंग, चिकित्सा प्रबंधन और फार्मेसी जैसे क्षेत्रों में प्रवेश और भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर की लगभग 15 सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। एनटीए की जिम्मेदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में एनटीए द्वारा आयोजित तमाम परीक्षाओं के लिए कुल लगभग 1.25 करोड़ से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस लिहाज से एनटीए चीन के गाओकाओ के बाद प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी है। दरअसल एनटीए से पहले राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं में कई तरह की गड़बड़ियां पाई जाती थीं। साथ ही एक ही उम्मीदवार को एक ही कोर्स के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। इसी समस्या से निजात पाने के लिए 2017 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक एजेंसी के तौर पर एनटीए की स्थापना हुई। एनटीए सिर्फ एक एजेंसी है, उसके पास अपना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इस एजेंसी का संचालन 10 सदस्यों की एक गवर्निंग बॉडी करती है। परमानेंट स्टाफ के नाम पर एनटीए के पास सिर्फ 20 से 25 लोगों की एक छोटी सी टीम है। लिहाजा एनटीए का सारा कामकाज निजी संस्थानों और आउटसोर्सिंग पर आधारित है और इसी आउटसोर्सिंग के भरोसे एनटीए ने देश भर के कुल 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों के अलावा 14 विदेशी सेंटर्स पर नीट 2024 का ऑफलाइन एग्जाम एक साथ संपन्न कराया था। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए आईआईटी, जेईई, नेट और नीट पीजी जैसी तमाम परीक्षाओं का आयोजन तो ऑनलाइन करती है, लेकिन लगभग 24 लाख उम्मीदवारों वाली नीट यूजी जैसे बड़े एग्जाम को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए देश भर में एक साथ समुचित इंटरनेट नेटवर्क, सर्वर, कंप्यूटर्स और तकनीकी की उपलब्धता नहीं है। इसीलिए नीट यूजी की परीक्षा को ऑफलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके पीछे एक मकसद ये भी था कि ग्रामीण इलाकों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जा सके। इस तरह बेहद सीमित संसाधनों के साथ एनटीए देश भर की सबसे बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करती है। जबकि एनटीए जैसी संस्था के पास खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं है, इसलिए प्रश्न पत्रों की छपाई तक एनटीए को निजी प्रिंटिंग प्रेस में करवानी पड़ती है। और आश्चर्य कि इन प्रश्न पत्रों को प्राइवेट कुरियर के जरिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है, जिसका उदाहरण हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में देखने को मिला, जहां से पेपर लीक हुआ और पटना पहुंच गया।
हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने नीट विवाद का जिक्र किया। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने आनन फानन में एनटीए और नीट एग्जाम में सुधार के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इसी बारे में एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर और शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार नीट के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि बच्चों से उम्मीद की जाती है कि प्रश्न पढ़ते ही वो फौरन 4 जवाब में से सही जवाब पहचान लें। ये तभी संभव होगा जब परीक्षार्थी ने किताब और प्रश्नों का कई बार अभ्यास किया हो। लेकिन ये सिस्टम कहीं से भी डॉक्टरी से जुड़ा नहीं है। डॉक्टर का काम तो सोच की प्रक्रिया से गुजरता है, मगर इस मूल्यांकन सिस्टम में ये सोच नहीं है। इसी क्रम में सीबीएसई के पूर्व डायरेक्टर अशोक गांगुली कहते हैं कि जिन एग्जामिनेशंस में 10 लाख से ऊपर बच्चे बैठते हैं उसे सिंगल टीयर की बजाय डबल टीयर करना चाहिए। अभी जो सिस्टम है उसकी वजह से ही स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर्स की जरूरत पड़ रही है। प्रोफेसर कृष्ण कुमार और अशोक गांगुली नीट की जिन खामियों पर सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल तमिलनाडु की एस अनीता ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में भी उठाया था, लेकिन तब इस पर ध्यान नहीं दिया गया। खैर, कुल मिलाकर उम्मीद है कि एनटीए और नीट में अब व्यापक सुधार किया जाएगा और आगे उस भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति नहीं होगी जो पीछे हुआ।